हेलो फ्रेंड्स, फाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक, जिसका टाइटल है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज जो हमारा लेक्चरर डिस्कशन रहेगा वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 3। आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे मिनरल्स का, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स मिनरल्स क्या होते हैं, और वहाँ पर खनिजों के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज कितने कितने प्रकार के होते हैं, मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनिंग है, कितने प्रकार से खनन किया जाता है उसको भी हम देखेंगे, और खनिजों के वितरण को देखेंगे कि कैसे विश्व में खनिजों का वितरण है, कहाँ पर कौन सा मिनरल पाया जाता है, और खनिजों के संरक्षण के बारे में भी हम बात करेंगे और खनिजों के उपयोग को भी देखेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो फिर चलते हैं, इसी के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में जो सबसे पहली हेडिंग है उसमें खनिज के बारे में दिया गया है। तो खनिज के बारे में हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलते हैं। आप देखेंगे कि वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन रहा है। प्रीसियस रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो किसी भी देश की आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों को बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आप देखते हैं किसी भी देश की अगर आर्थिक विकास है, वो अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, और फिर रिसोर्सेज अच्छा होने का कारण क्या है? उनके पास और अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। जैसे हम चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, इनके पास संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। कि देश का आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और यह खनिज पदार्थ धरातल पर या धरातल के ऊपर मिल जाते हैं या फिर धरातल के नीचे मिल जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसे हम क्या कह रहे हैं? खनिज कहलाता है। नेचुरल अकरिंग सबस्टांसेस विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स। अब हम और आसान भाषा में इसे करते हैं। वे वस्तुएं जो खोदकर धरातल से निकाली जा रही हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? खनिज पदार्थ कह रहे हैं। अब जहां से वो धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम खान कह रहे हैं, माइन कह रहे हैं, माइंस। जो हमारे खनिज पदार्थ हैं जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बनाए उसे हम क्या कह रहे हैं? ओर कह रहे हैं, अयस्क कह रहे हैं। तो आपने देखा होगा आयरन ओर देखा होगा। इसी प्रकार से क्या है? आयरन ओर हमारा क्या है? एक अयस्क है। जो हमारा आयरन है उसका विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है, उससे इंडस्ट्रीज वगैरह बन रही हैं। और जब लोहे की खोज हुई तो आपने देखा कितनी बड़ी क्रांति हुई। तो जब लोहा धातु अन्य पदार्थों में मिली रहती है तब इसे हम क्या कह रहे हैं? आयरन ओर कह रहे हैं, लोह अयस्क कह रहे हैं। और इसे ऊष्मा के द्वारा या बहुत सी विधियों के द्वारा जब इससे लोहे से अयस्क को अलग कर लिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो रही है? लोहा धातु के रूप में ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसी के साथ आप तीन चीजों को समझ गए हैं। खनिज क्या होता है इसको समझ गए हैं, माइंस को समझ गए हैं, माइन किसे कहते हैं, और आयरन ओर या ओर किसे कह रहे हैं ये भी आप समझ गए हैं। ये क्या है? ये जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ पाए जा रहे हैं या खनिज पाए जा रहे हैं, इनका जो वितरण है वो असमान है। ये किसी विशेष सेल समूह में संकेंद्रित हैं। दीज आर कंसंट्रेटेड इन पर्टिकुलर रॉक ग्रुप्स। अब देखेंगे हम कि कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आसानी से हम उन खनिजों का माइनिंग नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो हम देखेंगे कि आपको कुछ क्षेत्र मिलेंगे। ये अंटार्कटिक ओशियन है, वहां पर आप ओशियन बेड्स में देखेंगे जो हमारा नितल है, समुद्री नितल, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर आपको ये खनिज मिलेंगे। तो हम वहां पर क्या है? आसानी से इन खनिजों का निकाल नहीं सकते हैं, माइन नहीं कर सकते, उनका खनन नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आपको और मिलेंगे। अंटार्कटिका पे जाके आप देखेंगे तो वहां पर भी हमें मिनरल रिजर्व्स मिलेंगे। तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? आसानी से उस पदार्थ को माइन नहीं कर पा रहे हैं, खनन नहीं कर पा रहे हैं उनका। फिर हम क्या देखते हैं कि खनिज हैं वो विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ओके, कोई मिनरल्स है, कॉपर है या आयरन ओर है या कोल है, वो बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के उनका निर्माण हो रहा है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही ये क्या हो रहे हैं? निर्मित हो रहे हैं। इन पे क्या डिपेंडेंट करता है? तो इनके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। इनका रंग है, इनकी डेंसिटी है, और क्या है? हार्डनेस है, कठोरता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इस आधार पर ये पहचाने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वहां पर हम खनिजों के प्रकार के बारे में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जो हमारे खनिज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं संरचना के आधार पर खनिजों को दो भागों में रखा गया है। तो कौन कौन से दो टाइप्स हैं उसको देखेंगे हम। ये देखेंगे धात्विक खनिज होते हैं और अधात्विक खनिज होते हैं, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। फिर हम देख रहे हैं जो हमारे धात्विक खनिज है उन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो उनमें कौन कौन सा है? फेरस है और नॉन फेरस है।
अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने आपको बताया था कि मिनरल्स किन दो भागों में बांटा जाता है मिनरल्स को, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक में। फिर मेटालिक को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, फेरस मिनरल्स में और नॉन फेरस मिनरल में। तो हम मेटल के बारे में देख रहे थे कि मेटल क्या होती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में मिलती है, और धातुएं क्या होती हैं, कठोर पदार्थ हैं। ये जो इनकी विशेषताओं के बारे में हम बता रहे हैं कि धातुएं क्या है, कठोर पदार्थ होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिनमें क्या होगी, चमक होगी, साउंड होगा। इनकी ये विशेषताएं हैं मेटल्स की। अब इसके मेटल्स के सबसे अच्छे उदाहरण क्या हैं, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज ओर है। ये क्या है, ये मेटल्स के कुछ उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे मेटल को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन सा है, लोह है, लोह खनिज है और अलोह खनिज है। तो लोह खनिज कौन कौन से होते हैं, लोह खनिज के सबसे अच्छे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, आयरन ओर है, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है। ये क्या है, फेरस मिनरल्स है। क्लियर। अब नॉन फेरस मिनरल के सबसे अच्छे एग्जांपल कौन से हैं, कॉपर है, लेड है, टिन है, बॉक्साइट है। तो जो अलोह खनिज है उसमें क्या होता है, उसमें लोहा नहीं होता है, और लोह खनिज में क्या होता है, लोहा होता है। तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण हमने आपको बता दिए हैं, आयरन है, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है। और नॉन फेरस एग्जांपल्स कौन कौन से थे, कॉपर है, लेड है, टिन है और बॉक्साइट है। फिर इससे भी कुछ अन्य धातुएं होती हैं, जैसे प्रीसियस एग्जांपल्स होते हैं, प्रीसियस मेटालिक होते हैं, मेटल्स होती हैं। उनमें से कौन कौन से आते हैं हमारे, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये भी मेटल्स हैं। फिर हम अधात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे, नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या होती हैं, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, सबसे पहली बात। फिर क्या क्या है, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, चूना पत्थर है, माइका है, अब्रक है और जिप्सम इन खनिजों के क्या है, उदाहरण है। अब आपके उदाहरण देखिए, माइका है, सोल्ट है, पोटाश है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, सैंडस्टोन है। तो ये क्या है, ये हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। फिर हम एनर्जी मिनरल्स देखेंगे, कौन इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन कौन से हैं, कोल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैसें हैं। ये क्या है, एनर्जी मिनरल्स हैं, अधात्विक खनिज है, और ये भी हमारे अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। ओके, तो इसी प्रकार हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में देख लिया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्लाइड में देखेंगे, स्लाइड में आप देख रहे थे कि हमने आपको ये सब पढ़ा दिया है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, धातुएं ठोस तथा ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं, इनमें चमक होती है। मेटल्स आर सॉलिड्स एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव ग्लो। लो अयस्क है, बॉक्साइट है, मैग्नीज अयस्क है, ये क्या है, सब इसके धातुओं के उदाहरण है। फिर हमने इनको दो भागों में बांटा था, कौन कौन सा था, वो दो थे, आयरन था, फेरस था और नॉन फेरस था। फेरस में देख रहे थे हम आयरन ओर देख रहे थे, क्रोमाइट देख रहे थे, मैग्नीज देख रहे थे, इसके उदाहरण थे। फिर नॉन फेरस में क्या क्या उदाहरण थे, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, नॉन फेरस मेटल्स है। और नॉन मेटालिक मिनरल्स में हमने क्या देखा था, अधात्विक खनिजों में क्या हो रहा है, धातुएं नहीं होती हैं, और इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन कौन से हैं, चूना पत्थर है, अब्रक है, जिप्सम है, इन खनिजों के उदाहरण है। फिर आपने और देखा था कि जो अधात्विक खनिज में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं हमारे, ईंधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, मेटालिक मिनरल्स हैं। अब हम देखते हैं ये जो खनिज हमें मिल रहे हैं, ये खनिज हमें या तो धरातल पर मिल जाती हैं या धरातल के नीचे मिलते हैं। तो इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब हम देखेंगे ये जो धरातल पर मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, खनन कह रहे हैं, माइनिंग कह रहे हैं। अब इनकी खनिजों को खनन करने की इनकी क्या है, विधियां हैं। तो उसमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं, विधियों को देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनिंग, खनिजों का निष्कर्षण कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो माइनिंग आती है, उसमें दो टाइप्स होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। फिर देखेंगे ड्रिलिंग करी जाती है और क्वेरिंग करी जाती है। तो इनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि खनिजों का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ विधियां हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या हम देख रहे हैं, खनन के बारे में बताते हैं कि खनन की क्या परिभाषा होती है। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, खनन कह रहे हैं। खनन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग को हम क्या कह रहे थे, विवृत खनन कह रहे थे, और सॉफ्ट माइनिंग को क्या कह रहे थे, कूपकी खनन कह रहे थे। अब ये विवृत खनन होता क्या है, जो खनिज हमारे कम गहराई में स्थित है उन्हें प्रस्तरीय, ये आप देख रहे हैं ऊपर की सरफेस को हमने हटा दिया और वहीं आपको ये मिल जा रहे हैं, तो इसे क्या कह रहे हैं हम, विवृत खनन कह रहे हैं, ओपन कास्ट कह रहे हैं। यहाँ पर आपको खनिज मिल गया धरातलीय पृष्ठ को हटाकर। कूपकी खनन के बारे में देखते हैं, ये सॉफ्ट माइनिंग के बारे में देख रहे हैं, ये क्या है, कूपकी
खनन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जमीन में काफी गहराई तक हम प्रवेदन कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, डीप बोर्स कर रहे हैं, काफी गहराई में खोद रहे हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, कूप की खनन कह रहे हैं। साफ्ट माइनिंग के द्वारा ये करा जा रहा है, गहराई में जा रहे हैं और वहां पर हम किसी आयरन ओर या अयस्को के निक्षेपों तक उसका माइनिंग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कूप की खनन कह रहे हैं। अब हम देखते हैं खनिजों के निष्कर्षण के लिए दूसरी विधि को देखते हैं, वो क्या है, प्रवेदन है हमारा, ड्रिलिंग। अब हम देखेंगे जो हमारी पेट्रोल है, जो हमारे ईंधन हैं, फ्यूल्स हैं और नेचुरल गैस है, वो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की इस्तेमाल करते हैं और उनकी खुदाई की जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, इस विधि को क्या कह रहे हैं, ड्रिलिंग कह रहे हैं, प्रवेदन कह रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे कूप हैं, गहन कूप जो धरातल के नीचे जाएंगे, ड्रिलिंग करते हैं और इससे हम क्या कर रहे हैं, कोल के निक्षेपों तक पहुंच रहे हैं और पेट्रोलियम रिजर्व तक पहुंच रहे हैं और उसका खनन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रवेदन कर रहे हैं। जो हमारा खनिजों के निष्कर्षण है उसमें चौथी विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चौथी विधि का नाम क्या है, अखनन, क्वेरिंग। अब ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कह रहे हैं, अखनन कह रहे हैं। ये क्या है, सतह के पास ही आपको क्या मिल गया, उसके रिजर्व्स मिल गए, भंडार मिल गए। अब उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम आसानी से खोद कर निकाल रहे हैं, तो इसको हम, इस विधि को हम क्या कह रहे हैं, अखनन कह रहे हैं, क्वेरिंग। खनिजों के निष्कर्षण की जो विधियां थी उसको हमने पढ़ लिया है। इसमें कौन कौन सी विधियों को पढ़ा हमने, ओपन कास्ट विवृत खनन को पढ़ा, कूप की खनन को पढ़ा, प्रवेदन को पढ़ा और अखनन को पढ़ा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखेंगे, तो हम खनिजों के वितरण के बारे में देखते हैं। अब ये जो खनिज होते हैं वो सभी एक जगह पे नहीं पाए जाते हैं, असमान इनका जो वितरण है वो पृथ्वी पर असमान है। तो हम देखेंगे सबसे पहले खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। हमने रॉक के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। रॉक कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। इग्नियस होती है, अग्नि चट्टान, काइनेंथ्रेट चट्टान और अपसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमने बताया था खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। अब क्या है, ये सेलों के, जब इनका सेलों का डिवीजन हो रहा है, जो रॉक का डिवीजन है, रॉक के डिवीजन के कारण मिनरल का भी डिवीजन हो रहा है, ये भी क्लासिफिकेशन हो रहा है। देखेंगे हम कि जो कुछ आग्नेय सेल हैं उसमें कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं हमारे मिनरल्स, कुछ काइनेंथ्रित सेलों में, जबकि कुछ अपसादी सेलों में ये मिनरल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो हमारे धात्विक खनिज हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं, वो हमारे कहाँ में, उनकी प्राप्ति किन रॉक से मिलती है, इग्नियस रॉक से मिलेगी या मेटामॉर्फिक रॉकों में के ग्रुप्स में मिलेगी। तो ये हमें कहाँ मिल जाएंगे, ये हमारे हमेशा लार्ज प्लेटो ग्रुप्स में मिल जाएंगे, हमेशा पठारी भूमि पे मिलेंगे आपको धात्विक खनिज। और जो अधात्विक खनिज है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे अपसादी चट्टानों में। अब हम वर्ल्ड मैप की सहायता से जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा उत्तरी स्वीडन है, ये यूरोप के क्षेत्र में, यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको आयरन ओर के रिजर्व्स मिलेंगे। फिर आप कनाडा में इधर आ जाइए तो ओंटारियो क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर तांबा मिलेगा और किसके निक्षेप मिलेंगे, निकेल के और कॉपर के निक्षेप मिलेंगे ओंटारियो कनाडा वाले रीजन में आपको। फिर साउथ अफ्रीका में आ गए, अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में आ गए, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, निकिल मिलेगा, क्रोमाइट मिलेगा, प्लेटिनियम मिलेगा। और ये सब किसके उदाहरण हैं, ये आग्नेय और काइनेंथ्रित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। अब हम अपसादी चट्टानों के द्वारा जो पदार्थ मिल रहे हैं हमें उसका भी हम देख लेते हैं। तो मैदानों और नवीन बलित पर्वत हैं, जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, उसके अपसादी सेलो समूह में क्या मिल रहा है हमें, अधात्विक खनिज मिल रहे हैं। जैसे उसके सबसे अच्छे उदाहरण क्या है, चूना पत्थर पाए जाते हैं उसमें। तो उसके सब उदाहरण देखते हैं, उसका वितरण देखते हैं। यहाँ पर क्या है, फ्रांस है, तो फ्रांस के जो ककेसस प्रदेश है, जो माउंटेन्स है पाए जाते हैं, वहां पर आपको चूना पत्थर के निक्षेप मिलेंगे। यूक्रेन में आपको मैग्नीज निक्षेप मिलेगा, इधर है, इधर वाले पार्ट में आपको यूक्रेन में क्या मिलेगा, मैग्नीज डिपॉजिट्स मिलेंगे। जो हमारे खनिज ईंधन है, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या है, ये भी अपसादी स्तर में पाए जाते हैं या अपसादी सेडिमेंट्री रॉक से हमें मिलते हैं। अब हम कॉन्टिनेंट वाइज या महाद्वीप के वितरण को देखते हैं। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप में देखेंगे कि वहां पर किस तरह का खनिज वितरण किया गया है। तो हम देखेंगे चाइना, एशिया में चाइना और भारत के पास विशाल लो अयस्क निक्षेप है। कहाँ पर, यहाँ पर आपको इंडिया के पास और चाइना के पास क्या मिलेगा, आयरन ओर के बहुत सारे डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। और यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन कर रहा है। टिन धातु है जो हमारी, उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है, चाइना और इंडिया में हो रहा है। ये क्या है, ये चाइना है,
मलेशिया है, इधर इंडोनेशिया है। इन रीजनों में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं किसका प्रोडक्शन करने में, टिन का उत्पादन करने में। फिर हम यूरोप में चलते हैं। अब यूरोप में देखेंगे कि यूरोप में क्या है, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है। यहां पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, आयरन ओर हो रहा है। अब यहाँ के कुछ देशों के बारे में देखेंगे। रूस है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है। लोह अयस्क के विशाल निक्षेपों वाले देश हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे यूरोप रीजन में, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये देश आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको आयरन ओर डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। फिर हम उत्तरी अमेरिका पे चलते हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ऊपर कनाडा है और नीचे क्या है, यूएसए है। अब उत्तरी अमेरिका में जो खनिज निक्षेप हैं वो 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तो इन निक्षेपों को देखते हैं। तो हम देखेंगे ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश है। इधर वाले एरिया में आपको ग्रेट लेक्स के पास क्या मिल जाएगा, कनाडियन शील्ड मिल जाएगा। ये क्या है, अपलेशियन रीजन है, इधर अपलेशियन माउंटेन्स मिल जाएंगे। और फिर पश्चिम के पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर ये क्या है, ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर भी आपको निक्षेप देखने को मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है आपको। आयरन ओर मिल रहा है, निकिल मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, यूरेनियम मिल रहा है और तांबा मिल रहा है। फिर से बताते हैं कि अपलेशियन में आपको क्या मिल रहा है, कोल मिल रहा है, कोयला रिजर्व्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और पश्चिमी कार्डिलेरा में क्या मिलेगा, पश्चिमी क्या जी हमारा वेस्टर्न कार्डिलेरा है, इधर आपको मिल जाएगा देखने को तांबा मिल जाएगा, सीसा मिल जाएगा, जस्ता मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। यहाँ पर इसके इन जो हमारे ये मिनरल्स है यहाँ के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। फिर हम साउथ अमेरिका की तरफ चलते हैं। साउथ अमेरिका वाले पार्ट में आप देखेंगे कि जो ब्राज़ील है इसमें उच्च कोटि के लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर जो ब्राज़ील रीजन है, चिली है ये हमारा, फिर पेरू है। चिली पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक लोकेशन है चिक्विकमाटा, तो यहाँ पर ये कॉपर के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। अब यहाँ पर देखेंगे जो खनिज तेल है, जो नेचुरल यहाँ पर तेल ऑयल वगैरह है, ये काय के लिए वेनेजुएला वाला रीजन है, यहाँ पर वर्ल्ड फेमस है ये ऑयल वगैरह के लिए। अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ये कोलंबिया में क्या मिलेगा आपको, खनिज तेल यहाँ पर मिल जाएगा दक्षिणी अमेरिका वाले रीजन में। अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसको क्या मिलता है, बॉक्साइट है यहाँ पर। यहाँ पर सोना है, हीरा है, लोहा अयस्क है, टिन है, निकिल है। टॉप कंट्रीज में ये आता है उत्पादन के प्रोडक्शन में। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखें आप, ये हमारा क्या है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप कालगुरली और कालगार्डी वाले क्षेत्रों में क्या है, सोने के सबसे बड़े विश्व में सोने के सबसे बड़े निक्षेप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन रीजन को आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर कहाँ है। इनका हम नाम लिख देते हैं आपको, कालगुरली, कालगार्डी। ये हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हैं कालगुरली और कालगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप आपको मिल जाएंगे। अब हमने आपको बताया था कि कुछ हमारे जो मिनरल्स हैं उनका अभी भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हमारी पहुंच नहीं हो पाई है। तो वो रीजन कौन कौन से हैं, हमें अंटार्कटिक ओशियन के ओशियन बेड्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, समुद्री नितल पे। फिर हमने आपको बताया था अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर भी ये आपको मिल जाएंगे और वहां पर हम इसकी अभी तक खोज नहीं कर पाए हैं। तो हम अंटार्कटिका रीजन में चलते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि वहां पर क्या क्या पाया जा रहा है। तो अंटार्कटिका वाले रीजन में आपको क्या मिल रहा था, वहां पर कोल वगैरह, कोल रिजर्व मिल रहे हैं, कोल डिपॉजिट्स। फिर हम देख रहे थे ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये अफ्रीका रीजन में हमारा है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपने देखा यहाँ पर डायमंड मिल रहा है हमें। ओके, तो ये आपने वितरण को देखा, मिनरल्स के वितरण को देखा वर्ल्ड मैप में। जो वितरण है खनिजों का, मिनरल्स का, उसको हम देखेंगे भारत की दृष्टि से देखते हैं। और यही एग्जामों में ज्यादातर पूछा जाता है कि कहां पर कौन सा मिनरल भारत में पाया जाता है। तो इसको आप अच्छे से देखें। अब हम आयरन और डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे कि जो लोहा है भारत में कहाँ पाया जाता है। तो भारत में उच्च कोटि के जो आयरन और डिपॉजिट्स हैं, निक्षेप है उनके, वो कहाँ मिलेंगे आपको, झारखंड में देखने को मिलेगा, उड़ीसा वाले रीजन में मिलेगा, छत्तीसगढ़ रीजन में मिलेगा और एमपी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप झारखंड में कुछ, झारखंड उड़ीसा सेक्टर है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाला सेक्टर है और कर्नाटक बेलारी हॉस्पिटल वाला सेक्टर है। यहाँ पर आपको आयरन और डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। गोवा एंड रेडी महाराष्ट्र वाला सेक्टर है। फिर आपको कुद्रेमुख सेक्टर मिल जाएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटक रीजन में मिलेगा। तो ये आयरन और डिपॉजिट का वितरण था इंडियन मैप में। कोल माइंस देखते हैं, इंडिया में कोल माइंस कहाँ कहाँ मिल जाएंगे आपको।
कोल माइंस देखेंगे आपको तो झारखंड वाले रीजन में आपको मिलेंगी, ये तालचेर में मिलेगी, झरिया मिलेगा, बोकारो मिलेगा। फिर आप इधर एमपी में आएंगे, एमपी में सिंगरौली है, सिंगरौली माइंस है। तो ये सब किसकी माइंस है? कोल रिजर्व की हैं। कोयला का भंडार आपको मिलेगा, कोरबा है छत्तीसगढ़ में। आंध्र प्रदेश वाले रीजन में या तमिलनाडु वाले रीजन में आपको कोल रिजर्व मिलेंगे, कोल माइंस मिलेंगी, नवेली है और सिंगरेनी है। ओके, फिर आप वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जाएंगे तो आपको रानीगंज मिलेगा। ये जो क्षेत्र हैं ये कोयले के लिए बहुत प्रमुख प्रसिद्ध हैं, वर्ल्ड फेमस भी हैं। तो ये जो कोल माइंस हैं जो आपको बताई थी मैंने, सिंगरेली है, तालचेर है, रानीगंज है, सिंगरौली है, बोकारो है, झरिया है, कोरबा है और नवेली है, ये प्रमुख कोल माइंस है इंडिया की। फिर हम बॉक्साइट को देखते हैं कि भारत में बॉक्साइट का कहाँ वितरण है। तो इसके प्रमुख और मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये क्या हैं? ये प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के। फिर हम अभ्रक के बारे में बात करेंगे कि माइका कहाँ है। माइका को देखते हैं। इसके अभ्रक निक्षेप कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? झारखंड में मिलेंगे। अब हम कॉपर को देखते हैं कि कॉपर हमारे कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, ये कहाँ इसका उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान वाले रीजन है हमारा, राजस्थान है, एमपी है, झारखंड है, कर्नाटक है। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है? किसका उत्पादन किया जा रहा है? कॉपर का उत्पादन किया जा रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे जो भारत देश में सोना कहाँ पर पाया जाता है। तो आप भारत में कहाँ मिलेगा? ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? कोलार वाली खानों में। तो केजीएफ मूवी भी बन चुकी है, तो वहां पर आपको देखा होगा कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं। तो कोलार वाले क्षेत्र में हमको क्या मिल जाएगा? गोल्ड मिल जाएगा। नमक क्या है? नमक मिनरल है। तो नमक कहाँ मिल जाएगा आपको? यह समुद्र वाले या झील और सैनों से प्राप्त किया जाता है। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? राजस्थान वाले रीजन में, सांवर लेक के पास। वहां पर हम क्या कर रहे हैं? नमक का निष्कर्षण कर रहे हैं, वहां से हमें नमक की प्राप्ति हो रही है। आपने गांधी जी का दांडी मार्च नमक आंदोलन के विषय में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वो भी क्या कर रहे थे वहां पर? यह नमक हमें किससे प्राप्त हो रहा है? समुद्र से प्राप्त हो रहा है। तो नमक की प्राप्ति हमें कहाँ से हो रही है? समुद्रों से हो रही है, लेक से हो रही है, राजस्थान वाले एरिया से मिल रही है। गुजरात में दांडी मार्च करा था महात्मा गांधी ने, तो नमक के लिए ही करा था। अब हम खनिजों के उपयोग के बारे में देखते हैं कि खनिजों का किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए और खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में हो रहा है। मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। अब इनका यूज होता किस किस लिए? हम रत्न वगैरह बना रहे हैं, रत्नों के लिए होता है, जो हमारे रत्नों के लिए प्रयोग हो रहा है, ज्वेलरी वगैरह बन रही है, उसमें महंगे महंगे डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, इनका यूज हो रहा है इन खनिजों का, और ये बहुत ही महंगे मिलते हैं ये। अब इसमें तांबा क्या है? तांबा भी एक प्रमुख धातु है। इसका उपयोग किसमें हो रहा है? सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में ये मिल जाएगा आपको। सिक्के का निर्माण कर रहे हैं इससे। तो सिक्के जो आपने 1-5 का सिक्का देखा होगा, वो किस धातु से बना हुआ है? वो कॉपर धातु से बना हुआ है। फिर आप कंप्यूटर उद्योग में देखेंगे, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाली जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त हो रहा है। जो चिप वगैरह बनाई जा रही है कंप्यूटर उद्योग में, वो किससे बनी जा रही है? सिलिकॉन से बनाई जा रही है। अब एल्यूमिनियम के कौन से अयस्क से हमें प्राप्त होता है? बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त हो रहा है। और इसका उपयोग किसमें किया जा रहा है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है, हवाई जहाज का निर्माण किया जा रहा है, और बोतलबंदी उद्योगों में भी इसका उपयोग हम कर रहे हैं। भवन निर्माण, रसोई के बर्तन, जो हम आजकल की मॉड्यूलर किचन वगैरह बना रहे हैं, वहां पर हम एल्यूमिनियम का काफी उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये हमारे खनिजों के उपयोग के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं खनिजों के संरक्षण के बारे में कि खनिजों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। खनिज क्या है? खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से हमने पुराने चैप्टरों में पढ़ा दिया है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है, वो हमारे यूट्यूब चैनल वाईकेडमी पर जाकर इन वीडियोस को देख सकता है। अब हम देखेंगे खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इन्हें बनने की, इनकी जो प्रक्रिया होती है, वो बनने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमें खनिजों का उपयुक्त संरक्षण करना चाहिए। तो मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। अब हम देख रहे हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, मिनरल्स का कंज्यूमेशन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसकी दर तो बहुत अधिक है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है? डिमांड भी बढ़ी है। तो डिमांड बढ़ने के साथ जो हमारे ये मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, अनवीकरणीय संसाधन है, इन पे भी प्रेशर बढ़ा है। तो प्रेशर बढ़ने के कारण जो मानवीय उपयोग की जो दर है वो काफी अधिक है, और उसकी तुलना में जो संसाधन है हमारे, जो हमारे खनिज हैं, उनकी निर्माण होने की दर वो क्या है? वो बहुत कम है।
क्लियर। इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। अब धातुओं का क्या कर रहे हैं हम, धातुओं का पुनर्चक्रण का एक अन्य तरीका है खनिजों का संरक्षण के लिए, जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। जो हमारे मिनरल्स हैं उनका हम कम प्रयोग करें और पुनर्चक्रण करें। पुनर्चक्रण विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धातुओं का पुनर्चक्रण की विधि के द्वारा हम धातुओं को संरक्षित कर सकते हैं या खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। तो धातुओं का पुनर्चक्रण इसका अन्य तरीका है धातुओं को संरक्षित करने का। तो हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो, और रिसाइकल कर रहे हैं, मेटल को क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, पुनर्चक्रण कर रहे हैं। फिर हम एनर्जी रिसोर्सेज देखेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज हमारे क्या क्या है, कोल है, नेचुरल गैसेज हैं, ऑयल है। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इनके वेस्टेज को कम कर सकते हैं, और यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हो क्या रहा है, जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनके बढ़ते उपयोग से क्या हो रहा है, ऊर्जा के जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि वर्तमान जो दर है उपभोग की, उसको अगर रोका नहीं गया तो ये ईंधनों के जो भंडार हैं वो समाप्त हो जाएंगे एक समय पर। अब इसके सबसे अच्छे उदाहरण थे जो हम संरक्षण के बारे में बता रहे थे कि इनको हम क्या करें, इनके वेस्टेज है जो हम यूज कर रहे हैं उसके वेस्टेज को कम करें। इनका उपयोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा कर रहा है। इनका ज़्यादा यूज क्या कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत है कौन कौन से हैं, यूजिंग हम किसे यूज कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, हमारा विंड एनर्जी हो गया, और ज्वारीय ऊर्जा कह रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है और जो कि नवीकरणीय संसाधन है, और ये क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड नहीं है। तो इनकी उपयोग की हमें आवश्यकता है, जिससे हम अपने जो मिनरल्स हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसका पार्ट फर्स्ट अभी खत्म हो रहा है। ओके, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा और इस चैप्टर को हम 2 पार्टों में पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको मिनरल्स के बारे में पढ़ाया, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाया, और किस प्रकार से उसके निष्कर्षण की विधि के बारे में भी हमने आपको बताया। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप बताइए कमेंट सेक्शन में।